तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको इसमें बताना है कि प्रोटोजोआ से इसमें से कौन से रोग होते हैं या हो सकते हैं, कौन से। ठीक है, पहला हमको ऑप्शन मिलता है मलेरिया, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा एड्स और चौथा हैजा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं। अगर मान लीजिए गलत हो जा रहा है तो कृपया करके आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं तो मैं अगर एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर भी बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन के, तो उसको अगर आप लोग सही तरीके से करेंगे नहीं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं सारे आंसर सही ही बताऊं। कल 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था तो बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें कमेंट करके उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का भी IQ टेस्ट किया जाएगा इसमें कि आप लोग कितना अच्छी तरीके से सुन रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ठीक है, तो जो भी देखिएगा, जरूरी नहीं है कि 100 में से 100% आपको सही ही उत्तर इसमें मिले। कोशिश ये रहेगी कि 95% प्लस आपको सही मिले, लेकिन एक कम से कम की बात है, इससे ज़्यादा और भी हो सकता है, यानी 100% भी सही हो सकता है, लेकिन इतने 95% रहेगा ही। अगर एक आध दो क्वेश्चन हो जाता है तो आप लोग उसका ज़रूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इनमें से किसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। मतलब सभी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इनमें से किसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। तो आपको बताना है, इसमें कुछ लॉजिक का भी इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देखिए क्या होता है, खांसी जुकाम जो होता है ये दीर्घकालिक बोल रहा है, यानी लंबे समय तक। तत्काल तो आपको नहीं ज़्यादा उसका असर दिखेगा, लेकिन बाद में लंबे समय के लिए वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो कौन सा खांसी जुकाम है, क्या छोटी मात्रा है या तंबाकू चबाना या तनाव होना। तो देखिए जो खांसी जुकाम होता है उसका हम लोग जब दवा ले लेते हैं तो सही हो जाता है नॉर्मली। छोटी मात्रा भी हमारे सही हो जाती हैं। और तनाव जो होता है तो है नहीं कि किसी का ज़िंदगी भर तनाव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन तंबाकू चबाना क्या होता है कि वो तत्काल तो आपको उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन चल करके लंबे आगे समय के लिए वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू चबाना। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए तो इनमें से कौन आपको बीमार कर सकता है। उच्च रक्तचाप, अनुवांशिक असामान्यता, छींकना या रुधिर कैंसर। तो उक्त चाप तो होगा नहीं, रुधिर कैंसर होगा नहीं और अनुवांशिक असामान्यता तो होगा नहीं। छींकते हैं अगर, जैसे कोरोना आया भी था, तो उससे क्या होता है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स निम्नलिखित में नहीं लग सकता है। एड्स किस में नहीं लग सकता, लैंगिक संपर्क से या स्तनपान से या रक्त के मतलब आदान प्रदान से और या फिर आलिंगन से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आलिंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि विषाणु प्रभावित व्यक्ति के कोशिका तंत्र का उपयोग करता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु का अपना जैविक रासायनिक तंत्र बहुत कम होता है। विषाणु पर प्रोटीन का कड़ा आवरण होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषाणु का अपना जैविक रासायनिक तंत्र बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से किसके द्वारा कालाजार होता है। कालाजार आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें से बताना है इस वजह से किसके द्वारा कालाजार होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोल कृमि, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन नंबर सी है लिस्मनिया, ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। यदि ठीक है तो हाँ, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर सही हो जाएगा लिस्मनिया। 7वां प्रश्न है, यदि आप भीड़ वाले तथा कम हवादार घर में रहते हैं तो आपको इनमें से कौन सी बीमारी लग सकती है। क्या कैंसर हो सकता है या एड्स हो सकता है या वायु में फैलने वाले रोग या हैजा। तो इसमें से क्या होगा, वायु से फैलने वाले रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। असंचरण रोग से संबंधित है। एड्स और सिफिलिस से, धमनी, काठिन्य एवं मधुमेह से, दाद और हैजा से, खसरा या
चेचक से असंचरण, असंचरण का मतलब जो फैलता नहीं है, ठीक है। ये सब क्या होता है, दाद खसरा फैलता है, ठीक है, और एड्स और ये भी ये होता है क्या, फैलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा नहीं फैलता, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रोगवाहक इसमें से कौन सा नहीं है, काकरोच, मक्खी, नर एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर एनाफिलीज। हम लोग आप लोग पढ़ेंगे कि नर मादा एनाफिलीज तो जो होता है वो तो रोगवाहक है लेकिन नर नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 10वां, एंटीबायोटिक कौन से इसमें से नहीं है, इंसुलिन, पेनिसिलिन और क्लोरएम्फेनॉकॉल या ट्राइसाइक्लिन, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 10वें का ए नंबर, इंसुलिन। इसमें से इंसुलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, कौन सा रोग विषाणु से उत्पन्न होता है, दाद, हैजा, चेचक और हाथी पाँव। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो चेचक होता है वो हमारा विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न रहता है, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, क्या जीवाणु से उत्पन्न होता है, वही दाद, चेचक, हैजा या हाथी पाँव। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैजा जो होता है वो हमारे जीवाणु से पैदा होते हैं, ठीक है। एड्स का एक कारण है, एड्स का कौन सा कारण है, अनुवांशिक विकार या हार्मोन असंतुलन, विटामिन की कमी या स्वच्छंद यौन संबंध। तो हमारे एड्स का संबंध किसका, एड्स किसका कारण है, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। अगला प्रश्न है देखते हैं, सर्दी, जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा के विषाणु होते हैं कौन से, वायु के द्वारा या जल तथा भोजन के द्वारा या त्वचा स्पर्श के द्वारा या यौन संपर्क के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायु के द्वारा सर्दी और जुकाम और इन्फ्लुएंजा विषाणु फैलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एड्स का संचरण होता है, एड्स का संचरण मतलब कैसे होता है या किसके द्वारा होता है, रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से, या ऑप्शन नंबर बी है एक ही सुई का इंजेक्शन लगाने से, या यौन संपर्क से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका एक जायज़ सभी आपको पता होगा कि उपरोक्त सभी जो है इसके लिए संचरण का कारण है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है वायु का, ठीक है। ये हमारा टॉपिक आ जाता है, इसमें क्या है कि वायु, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अणु को निम्न द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग किससे, ये जो टॉपिक है प्राकृतिक संपदा है, कौन सा टॉपिक, प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्सेस में से हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, पेन चेंज कर लूँ। हाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अणु को निम्न के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर है मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की जैव प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है मृदा में उपस्थित कार्बन स्थिरीकरण कारक की जैव प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजनी यौगिक बनाने वाला कोई उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है खेतों में अनाज की फसलों के रूप में प्रयुक्त पौधे। तो हमारा सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रकृति में जल चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है, तो वाष्पीकरण, अवक्षेपण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल प्रदूषण को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं देता, मतलब इसकी परिभाषा सही नहीं देता। जलाशय में अवांछित पदार्थ का डालना, या जलाशयों में वांछित पदार्थ को हटाना, या जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना, जलाशयों के तापमान में परिवर्तन करना, ठीक है। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाता है, सही उत्तर इसमें हमारा सी नंबर हो जाएगा, जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक अमोनिया। तो अमोनिया हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देते हैं, कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है। कार्बन चक्र में इसमें से कौन सा चरण शामिल है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या जीवाश्मी ईंधनों का जलना। तो हमारा इसमें सही क्या हो जाएगा, ये कार्बन चक्र में वाष्पोत्सर्जन का होना जो होता है वो चरण शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ओजोन से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है ओजोन की परत बड़े आकार का छेद होना, ओजोन की परत का पतला होना, ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छिद्र, ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का पतला होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है,
7वां प्रश्न दिया है, ओजोन की परत कम हो रही है, इसका कारण क्या है? मोटर वाहनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ बहुत बन रही है। ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरीन और क्लोरीन प्रयुक्त मानव निर्मित यौगिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। और लास्ट में है जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है, किसके कारण? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन और क्लोरीन से युक्त मानव की निर्मित मतलब अत्यधिक उपयोग कर रहा है फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो संबंधित है ओजोन से ही संबंधित है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है कि पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है? ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मीकरण। तो इसमें इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? पर्यावरण का जो आधुनिक समस्या, ये तीनों समस्याएं क्या है? उसके मुख्य समस्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल विकिरण द्वारा गर्म होता है जो मुख्यतः सूर्य से निकलता है, स्थल द्वारा पुनः प्रसारित होता है, पानी द्वारा पुनः प्रसारित होता है, जल और पानी द्वारा पुनः प्रसारित होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल और पानी द्वारा पुनः प्रसारित होता है, स्थल और पानी द्वारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देते हैं, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, घटता है, दिन में बढ़ता है, रात में घटता है या अप्रभावित रहता है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? घटता है। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। हमको लग रहा था कि आप लोग यही बताएंगे, ठीक है। दिन में घटेगा और रात में बढ़ता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा 10वें का, क्या इसमें घटता है या बढ़ता है, या दिन में बढ़ता है और रात में घटता है, या इसका उत्तर सही क्या होगा? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लेकिन कमेंट में मैं बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब कमेंट में आप लोग बताएंगे तो फिर ही मैं आगे अच्छी वीडियो लाऊंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं बोला था कमेंट करके आपको बताने के लिए, सिर्फ एक बच्चा भर कमेंट किया, बाकी कोई भी कमेंट नहीं किया है उसका सही उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि वायुमंडल की सारी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? हम अधिक सुरक्षित हो जाएंगे, यह विषैला हो जाएगा और सभी जीवित रूपों को नष्ट कर देगा। ओजोन अस्थायी नहीं है तथा यह विषैली होगी। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में सहायक करेगी और अनेक जीव रूपों की हानि पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? 11वां प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, यह विषैला हो जाएगा और सभी जटिल रूपों को नष्ट कर देगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप हैं। कौन कौन से 2 रूप हैं? पानी और ओजोन, पानी और ऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्सीजन, या फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन के 2 रूप। ऑक्सीजन के 2 रूप क्या होते हैं? अगर आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के 2 रूप हमारे कौन कौन होते हैं, एक O होता है, एक O2 होता है और एक O3 होता है, ठीक है। इसमें से कौन क्या है, मैं इसके बारे में एक वीडियो विस्तृत रूप में बनाया था, तो आप लोगों को पता होगा। अगर देखे होंगे तो, नहीं पता है तो फिर भी इसका उत्तर आप लोग ही देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक मैं इसमें सेलेक्ट किया हूँ कि इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, जो इनको समझ रहा होगा तो वह आसानी से उत्तर दे लेगा, जो नहीं समझ रहा होगा तो नहीं दे पाएगा। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्न की उपस्थिति में होती है। किसके उपस्थिति में होती है? हाइड्रोजन का आणविक रूप, ऑक्सीजन का तात्विक रूप, पानी और नाइट्रोजन का तात्विक रूप, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का तात्विक रूप। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? इसमें बोल रहा है वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है भूमिगत जल स्तर पर, किसी क्षेत्र में जलाशय की संख्या पर, किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या के घनत्व पर, किसी क्षेत्र में प्रचलित ऋतु पर, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर निर्भर करता है वर्षा का पैटर्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को पाने के लिए और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसको चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं बताया हूँ 100% आपको सही ही हो। ये मैं बता दे रहा हूँ कि 95% सही है। अब 5% जो हो सकता है शायद गलत हो, ज़रूरी भी नहीं है कि गलत हो सकता है जो मैं बताया हूँ। लेकिन मैं जिनका भी क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना है, क्योंकि बहुत बच्चे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। मैं देखा कि नहीं वो कितने, क्योंकि अगर
क्या है कि मेन रूप से आप लोगों को प्रैक्टिस कराना ये काम है। ये नहीं है कि नहीं आप लोग इसमें बस मैं बताते गए आप उसको देखते गए, फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, पता हो जा रहा है किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, तो वही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।